वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरव। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी कैंडिडेट ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो नॉन टीचिंग की जो पोस्ट निकली है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 361 पदों की जो भर्ती होनी है, उसके लिए जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से इस एजुकेशनल चैनल पर इसकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। जो सब्जेक्टिव नॉलेज है अकाउंट का, वो पूरी तरीके से आज से मैं ये क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 बाय 1 क्वेश्चन जितने भी पेपर हैं इसमें अकाउंट वाले में, ठीक है, पूरा पेपर में पढ़ाऊंगा, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज से ये क्लासेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सभी कॉमर्स, जितने भी सरकारी एग्जाम में जो कॉमर्स मांगा जाता है अकाउंटेंट के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इस क्लास स्टार्ट करने पहले से आप सभी को, कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन होना ना भूलें। पेड बैच जो एक इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया को पूरा करता है, आपके सिलेक्शन को पक्का करता है। क्योंकि पेड बैच की जो फीस है वो मात्र 99 रुपये है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट जितने भी पेपर हैं, चाहे वो अकाउंट का हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, इनकम टैक्स हुआ, बजटिंग हुआ, टैक्सेशन हुआ, ठीक है, ऑडिटिंग हुआ और गवर्नमेंट पोर्टल हुआ, जितने भी पेपर हैं पूरा टोटल 40 क्वेश्चन आपको डेली 40 क्वेश्चन का सेट्स आपको पढ़ाया जाएगा। और इन सबके साथ साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाया जाएगा। मतलब जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो उसको विस्तार से पूरा पढ़ाया जाएगा। हर एक डेफिनेशन को आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, थियरी पूरी पढ़ाई जाएगी। इन सबके साथ साथ न्यूमेरिकल पे मैं विशेष फोकस करूंगा। जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हर एक न्यूमेरिकल, हर एक थियरी, सभी पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन सबके साथ साथ लाइव क्लास के बाद आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स और जितने भी PDF होते हैं, ठीक है, PDF जो कंप्यूटर से टाइप किए हुए PDF, पूरा आपको ये नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। लाइव क्लास आपकी रहेगी, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो हर एक चीज़ का, जो भी आपको डाउट है, ठीक है। तो पेड बैच से जुड़ना ना भूलें। मात्र 99 रुपये में ये पेड बैच की फीस रखी गई है आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन पूरा करना है तो 40 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपके पेड बैच से ही पूरे होंगे, ठीक है। तो पेड बैच से जुड़िए और इसका फ़ायदा जरूर लीजिए, ठीक है। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आयकर क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आयकर क्या है, मतलब इनकम टैक्स आपका क्या है, प्रत्यक्ष कर। देखिए इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन अभी आएगा आगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको जरूर और जरूर 100% लर्न करके ही जाने हैं, आपको देख कर जाना है, ठीक है। तो आयकर क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, ये डायरेक्ट आप ही से लिया जाता है, आपकी इनकम पे लिया जाता है, किसी और दूसरे से नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है कि आयकर एक क्या है, प्रत्यक्ष कर है, जिसका निगमन आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा होता है, ठीक है। और यह 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हुआ। सिक्किम में 1990, ठीक है, 1990 में सिक्किम में यह लागू हुआ है। पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1962 में, लेकिन सिक्किम में सबसे बाद में 1990 में यह लागू हुआ, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें, आयकर जिसका प्रभाव क्या होता है, दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं होता है। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपका इनकम टैक्स नहीं भर सकता है, ठीक है। जिसपे ये इनकम टैक्स, मतलब आयकर उसी व्यक्ति से लिया जाता है, एक स्पेशल व्यक्ति से लिया जाता है, उसकी इनकम पर लिया जाता है, दूसरे व्यक्ति पर यह हस्तांतरित नहीं हो सकता। इन सबके साथ साथ संपत्ति कर, विरासत कर, निगम कर, ये सभी क्या है, आपके आयकर है, इनकम टैक्स है। संपत्ति कर, विरासत कर, निगम कर, ये सभी क्या है, इनकम टैक्स है, मतलब आयकर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलपट क्या होता है, ठीक है। तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जितने लोगों ने बीकॉम पढ़ा हुआ है ना पूरी तरीके से अच्छे से, तो वो लेजर के बारे में जानते होंगे, ट्रायल बैलेंस के बारे में जानते होंगे, और यही सब आपके एग्जाम में आएगा। तो तलपट आपका मतलब ट्रायल बैलेंस सभी खातों के शेषों की सूची होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए तलपट जो होता है, खाता बही के खातों के योग अथवा शेष की सूची होती है, जिसके दोनों भाग जो होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट के मिलान से यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन की खतौनी हो चुकी है, ठीक है। और खाता बही में समानता, कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है। यही आपका ट्रायल बैलेंस है, तलपट है। मतलब पूरी तरीके से कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, इसकी वजह से पूरी ट्रायल बैलेंस, हर एक डेबिट और क्रेडिट का मिलान किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित है। कहाँ कहाँ यूज होता है लेखांकन में कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर लेखांकन में कहाँ यूज होता है, अकाउंटिंग में कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा का जोखा करने में यूज होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो लेजर खाते होते हैं उनको तैयार करने में भी आपका कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो वित्तीय विवरण, मतलब फाइनेंशियल जितने भी स्टेटमेंट होते हैं या जितने भी फाइनेंशियल विवरण होते हैं, उन सबको तैयार करने में भी कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। जनरल के विभिन्न भागों में लेखा जोखा करने में भी कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। रोकड़ पुस्तक तैयार करने में भी कंप्यूटर का हेल्प किया जाता है। अंतिम खातों का विश्लेषण और उसकी वित्तीय जानकारी देना, इन सभी में आपका कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे कि
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी समाप्त होने का कारण क्या है। मतलब आपने बीकॉम किया है तो उसमें पार्टनरशिप एक चैप्टर था, ठीक है, उस चैप्टर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। साझेदारी समाप्त होने का कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होना चाहिए, साझेदारी समाप्त होने के निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। बहुत सारे इशू होते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिपिंग जो होती है टूट जाती है। अगर कोई व्यक्ति या 2 या 3 व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किस कारण बस ये पूरी तरीके से पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले पहला रीज़न है साझेदारी व्यवसाय के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति होने पर। मतलब अगर कोई डिसाइड किया गया कि 4 लाख 5 लाख होने के बाद हम बिजनेस को पूरी तरीके से अलग कर देंगे, अलग अलग अपना व्यवसाय करेंगे, मतलब एक पूरा जो एम था वहाँ तक ये पूरी बिजनेस चल चुकी है, ठीक है। तो साझेदार अलग अलग हो जाते हैं, मतलब साझेदारी व्यवसाय के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति होने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। और दूसरा रीज़न यह है कि किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर कोई पार्टनर क्या हो गया, भाग गया पैसा वैसा लेकर, तो तभी साझेदारी समाप्त हो जाती है। तीसरा हो गया कोई साझेदार की मृत्यु होने पर, मतलब मान लीजिए कोई साझेदार की डेथ हो जाती है पार्टनरशिप की, 2 व्यक्ति अगर ए और बी दोनों बिजनेस चला रहे हैं, मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है तो बी अकेले थोड़ी ना बिजनेस करेगा, तो इस वजह से भी आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए ये सभी जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैठने की क्षमता को बढ़ाने में किया गया खर्च होता है। मतलब सिनेमा हॉल में बैठाने की क्षमता में को बढ़ाने में किया गया खर्च होता है। कैसा खर्च होता है ये, तो देखिए अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये पूंजीगत व्यय राशि होती है, आपके पैसे से ही ये पूरी तरीके से खर्च होता है। मतलब कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें जितना भी खर्चा लगेगा बिजनेस में वो आपका पूंजीगत व्यय होगा। तो ये पूंजीगत व्यय होते हैं जिनका लाभ व्यवसाय को चालू वर्षों में ही प्राप्त नहीं होते हैं, अब तो भावी वर्षों में भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका जितना भी आप खर्च करोगे उसका आउटपुट आपको भविष्य में मिलेगा, ठीक है, चालू वर्षों में नहीं भविष्य में भी। तो स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने उनके विस्तार संबंधी किया गया खर्च आपका क्या होता है, ये पूंजीगत व्यय राशि होती है, मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। भारत में टैक्स का जो कर निर्धारण वर्ष है कब से कब तक रहता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है या 1 अक्टूबर से या 1 अगस्त से या 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से कर निर्धारण वर्ष स्टार्ट होता है भारत में, जो राइट आंसर है 1 अप्रैल में कर निर्धारण वर्ष आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। कर निर्धारण आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए भारत में जो होता है कर निर्धारण 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को ये पूरी तरीके से समाप्त होता है, क्योंकि हम लोगों के जो इंडिया में है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरी तरीके से बैंक वाले भी अपना, मतलब बैंक का तो 1 जुलाई से है अपना, वो अलग है, लेकिन जितने भी वित्तीय वर्ष होते हैं इंडिया में वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होते हैं और 31 मार्च को पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। तो भारत में कर निर्धारण वर्ष कब से कब तक होता है, कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और समाप्त कब होता है 31 मार्च, इंपॉर्टेंट है। चलिए ना, सकल वेतन से कटौती मिलती है, मतलब जो ग्रॉस सैलरी होती है उससे कटौती मिलती है। किससे मिलती है हमें, मान लिया हमारा वेतन है, सैलरी है, उसमें कटौती अगर मिलती है तो किसमें मिलती है, व्यवसाय कर की, मनोरंजन कर की या आय कर की, संपत्ति कर की। तो किसमें कटौती मिलती है, छूट मिलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मनोरंजन कर की, ठीक है। तो मनोरंजन कर की इसका राइट आंसर है। मनोरंजन कर से हमें छूट मिलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सकल वेतन से मनोरंजन कर की छूट मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 16 में मनोरंजन कर की छूट केवल किसको मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है मनोरंजन कर की, ठीक है। और इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये तक की छूट मिलती है, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को उनके सकल वेतन मतलब ग्रॉस सैलरी में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है। ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है, किस मूल्य पे की जाती है, तो ऋण पत्र पर ब्याज की गणना क्या अंकित मूल्य पे की जाती है या निर्मित मूल्य पर, बाजार मूल्य पर या शोधन मूल्य पर। किस मूल्य पर जो ऋण पत्र डिबेंचर होते हैं उस पर ब्याज की गणना किस आधार पर की जाती है, मतलब ब्याज पर गणना कैसे की जाती है। तो इसका राइट आंसर है अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो ब्याज की गणना किस पे की जाती है, अंकित मूल्य पर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना, ठीक है, अंकित मूल्य पर की जाती है। ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र आपके होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक होते हैं, कंपनी की बहुत सारी प्रतिभूतियां होती हैं, चाहे वो किसी भी संपत्ति से सुरक्षित हो या नहीं, ठीक है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना किस पे होती है, अंकित मूल्य पर होती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, ब्याज मिलता है, लाभ मिलता है, वेतन मिलता है। क्या क्या मिलता है ऋण पत्रधारी को, तो ऋण पत्रधारी को आपका इसका राइट आंसर है ब्याज। तो ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। ऋण पत्रधारी ब्याज प्राप्त करते हैं। अंशधारी आपका क्या प्राप्त करते हैं, लाभांश प्राप्त करते हैं। और साहसी मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं नया नया रिस्क लेकर, उन्हें एंटरप्रेन्योर कहते हैं, साहसी कहते हैं, वो लाभ प्राप्त करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि 9वां हो गया है, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है पूंजी लाभ एक लाभ है जो होता है, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट आपका क्या होता है, बेनिफिट, ठीक है, व्यक्तिगत कर के हस्तांतरण पर
ठीक है। घरेलू फर्नीचर को हस्तांतरित करने पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, व्यापारिक रहतिये के हस्तांतरण पर। पूंजी लाभ कब आपको होता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर आपको पूंजी लाभ होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ होता है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 45(1) के अनुसार किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूंजी लाभ इक्वल टू संपत्ति का विक्रय मूल्य माइनस संपत्ति के प्राप्त करने की लागत। तो पूंजी लाभ आपको कब होता है, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। क्लियर है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पेड बैच से जरूर ज्वाइन होइए। 99 रुपीज़ का पेड बैच है। उसमें आपको क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेनेशन सहित, व्याख्या सहित आपको हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेज आपकी रहेंगी, इन सबके साथ साथ आपको पूरे नोट्स और पूरा PDF आपको मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट पूरा फोकस किया जाएगा। इन सबके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, 99 रुपीज़ में। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ कहाँ से हुआ, ठीक है। कहाँ से दोहरा लेखा मतलब डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से चालू हुआ। आप लोगों ने बीकॉम किया होगा तो सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा होगा। क्या अमेरिका से हुआ है, रूस से हुआ है, इटली से हुआ है या इंग्लैंड से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है इटली से। इसका राइट आंसर इटली है। डी नंबर इसका सी है, यहाँ पे माफ कीजिए, सी नंबर। इटली से दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में हुआ है, जब वहाँ के जो वेलिस्के, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है, वेलिस्के एक गणितज्ञ पादरी थे जिनका नाम क्या था, वेनिस, यहाँ पे वेनिस है। वेनिस के गणितज्ञ पादरी लुकास पेसियोली ने 1494 ईस्वी में इस पर पहली पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है, ITR का फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ITR का फुल फॉर्म आपके ऑप्शन है आयकर नियम मतलब इनकम टैक्स रूल, आयकर रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर सुधार इनकम टैक्स रेटिफिकेशन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर क्या हो सकते हैं, देखिए ये आपका आंसर है आयकर रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न, इसका फुल फॉर्म है। ITR का फुल फॉर्म क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ITR का पूरा रूप जो है इनकम टैक्स रिटर्न है। धारा 237 के अनुसार यदि कोई करदाता देय कर से अधिक का भुगतान या किसी त्रुटि के सुधारने पर देय कर की राशि में कमी पर कर की वापसी होती है। क्लियर है। और करदाता को अधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। तो क्या स्वामी होते हैं, आपके ऑप्शन है वित्तीय संस्थाएं, बैंक या उपरोक्त सभी। कौन कौन लोग होते हैं जो लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है उपरोक्त सभी, मतलब सभी, ये जितने भी हैं, चाहे स्वामी हो, वित्तीय संस्थाएं हो, बैंक हो, ठीक है, जितने भी हैं सभी लेखांकन सूचनाएं उपयोग करते हैं। लेखांकन सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता निम्नलिखित हैं। कौन कौन है, व्यवसायी हो गया जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस करता है, कर्मचारी हो गया, निवेशक हो गया, सरकार हो गया, उपभोक्ता हो गया, न्यायालय हो गया, व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या IGST, ठीक है, में कोई सीलिंग की सीमा प्रदान की गई है। तो आपके ऑप्शन है 12%, 18%, 28%, 40%। मतलब सीलिंग मतलब समझ रहे हैं, दर होता है, रेट। तो IGST में क्या कोई सीलिंग सीमा प्रदान की गई है, तो कितने रेट में प्रदान की जाती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा IGST में 40% की सीलिंग सीमा प्रदान की गई है। IGST की सीमा अधिकतम 40% है, ठीक है। इससे अधिक का कर नहीं लिया जा सकता। और कर देता के जो होते हैं वो बहुत सारे स्लैब होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्लैब होते हैं। आप अभी को जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से पूरा, ठीक है, कंप्लीट पूरा चैप्टर, तो उसमें इनकम स्लैब्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से रेट होते हैं, कंप्लीट पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। कहाँ पर आपको डिडक्शन मिलता है, कहाँ कहाँ कैसा है, पूरा रूल इसका मैं पूरा आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 15 नंबर है, लेकिन यहाँ पे 14 टाइप हो गया है, ठीक है। वेतन से कर योग्य भत्ता कौन सा है, मतलब आपकी सैलरी से कर योग्य भत्ता, ठीक है, जिससे आपको टैक्स लिया जा सकता है, कर योग्य भत्ता, वाहन भत्ता, महंगाई भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता और मनोरंजन भत्ता, ठीक है। तो कौन कौन से कर योग्य भत्ते, ये चारों तो भत्ते हैं, आप सभी को मालूम है, ठीक है। ये आपको सरकार की तरफ से मिलते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें वाहन भत्ता, महंगाई भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, ये सभी मिलते हैं। लेकिन कौन सा इसमें जिसपे टैक्स लगता है, कर योग्य भत्ता है, ठीक है, ये
ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता में आपसे क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। महंगाई भत्ता कर योग्य भत्ता है। कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति हेतु महंगाई भत्ता दिया जाता है। इस राशि को वेतन में आए हुए शीर्षक में जोड़ा जाता है और 7वें कमीशन पे कमीशन के द्वारा महंगाई भत्ता इस समय 17% निश्चित किया गया था। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके थे, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। जितने भी कैंडिडेट ने अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, अभी तो आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म आप फिलअप कीजिए, ठीक है। लेकिन जल्दी से जल्दी आप पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही 40 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन को पूरा करेंगे। पेड बैच से जरूर जुड़िए, उसमें पूरा जितना भी पेपर है, अकाउंट का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, सभी पूरा डिटेल में व्याख्या सहित आपको पूरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए हैं, ठीक है। तो पेड बैच से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।